नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो अखबारों की हेडलाइंस बनी, अखबारों की दुनिया में सुर्खियां बनी। प्रेस वार्ता में आज भी हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करने वाले हैं जो कि हर खास आवाम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, चाहे फिर वो समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपकी दैनिक जीवन से तमाम जुड़ी खबरें हों। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ में उत्तराखंड से हमारे साथ में सहयोगी दीपक शर्मा जी जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मनीष कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। लेकिन सबसे पहले मैं उत्तराखंड आना चाहूंगा और दीपक शर्मा जी से जानना चाहूंगा। दीपक शर्मा जी, उत्तराखंड की वो आज की तमाम बड़ी खबरें बताइए, तमाम हेडलाइंस बताइए जो कि अखबारों में सुर्खियां बनी, हर खास आम के बीच में चर्चा का विषय रही। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो ट्रेंड में रही है? दीपक शर्मा जी। बिल्कुल। जो हल्द्वानी में जो 8 फरवरी को जो दंगा हुआ था, जी दंगे में जो जो पेट्रोल सप्लाई, जो बम बनाने का काम कर रहे थे पेट्रोल से, तो उसमें जो है 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हल्द्वानी के बलों में इस समय अब तक 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसा एसपी प्रहलाद मीणा ने बताया। जी लिए गए हैं। जी वही अभी जो वांटेड 6 लोग फरार चल रहे थे, उसमें से 2 मुख्य दंगाई बसलीम और वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटे गए जो पीएससी के जवानों के जो कारतूस थे वो जी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। जी पेट्रोल बनाने के लिए दंगाई जो लगातार जो घटनाक्रम हुआ था, दंगा हुआ था, उसमें जो ये लोग थे वो जो है पेट्रोल की सप्लाई करने का काम करते थे। तो अब तक जो 68 दंगाई है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में जो रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर है, लघु व्यापारी है, जी जताया है क्योंकि राष्ट्रीय जीविका गारंटी मिशन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भारत बच्चे रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों को 50,000 रुपए का बैंक लोन प्रक्रिया से जोड़ने की योजना का उन्होंने बहुत स्वागत किया है। जी अब अब बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जी आयोग को लेकर जिलाधिकारी व निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह विष्ट एवं अपर द्वारा अधिकारियों के साथ प्रस्तावित मतगणना स्थल का निरीक्षण कर उसकी तैयारी कल पूरा जो लेखा जोखा उन्होंने देखने का काम किया है कल। जी अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। जी बहुजन समाज पार्टी समेत कांग्रेस के अन्य दल जी अपनी अपनी पेट बढ़ाने के लिए वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुट गए हैं। जी वही कांग्रेस पार्टी भी इस लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच जाती नजर आ रही है। जी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो मुद्दे हैं जो लोगों के बीच नहीं जा पाए, उन लोगों को लेकर वो जाकर भाजपा के अनुपलब्धियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। जी लेकिन चुनाव की बात उठी है दीपक शर्मा जी, से एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या महेंद्र भट्ट आज राज्यसभा चुनाव के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे? क्योंकि उनके स्वागत के लिए और उनकी यात्रा के लिए विधानसभा से लेकर पार्टी कार्यालय तक काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और वो एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो क्या ये माने कि आज भट्ट राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे? दीपक शर्मा जी। जैसे कि जो सूत्रों के मुताबिक जैसे कि सूत्रों के मुताबिक जो पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है जी देहरादून में, वहाँ पर स्वागत की बहुत तैयारियां को हो चुकी है। फूल मालाओं से लेकर ढोल नगाड़ों से लेकर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जहाँ तक जो सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कि जो निर्विरोध जो है उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए। जी जहाँ मौसम विभाग ने जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, तो बद्रीपुर हो चाहे केदारनाथ हो तो हेमकुंड साहिब हो, तो वहाँ जी लगातार जो है जो निचली इलाका है वहाँ पर जो बारिश हल्की सी बारिश हुई है। वही जी जो ऊपरी
जो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने जो इसका एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जी, लेकिन मौसम तो विभाग ने पहाड़ों वहाँ पर जो है भारी वो एक सटीक जी साबित बिल्कुल हुआ है। दीपक जी, तो मौसम विभाग ने पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 से लेकर 22 फरवरी तक प्रदेश के 3500 मीटर के ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर भारी बर्फबारी हो सकती है और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। किन किन जिलों में बर्फबारी हो सकती है, किन किन जिलों में वहां पर हल्की बारिश हो सकती है, दीपक जी? जी बिल्कुल, ये जो बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, जोशीमठ है, ये जो जी क्षेत्र है, ये जो का जो अंदाजा क्या कहें कि मतलब लगातार यहाँ पर जो बर्फबारी होती रहती है। जी वहीं कल दोपहर से जो मौसम जो है, जो है यहाँ का निचली इलाका है, वहाँ पर जो बारिश शुरू हो गई। वहीं जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है, हेमकुंड साहिब हो, बद्रीनाथ हो, जोशीमठ के जो क्षेत्र हो, केदारनाथ हो, जी तो वहीं जो कल दोपहर के बाद से जो है मौसम में बदलाव हुआ। उसके बाद जो बर्फबारी लगातार वहाँ हो रही है और लोगों को जो बड़े ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है दीपक जी, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। मध्य प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में मनीष कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार जी, मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर चर्चा का विषय रहने वाली है, जो ट्रेंड में रहने वाली है, चाहे फिर वो राजनीति की खबर हो, समाज की खबर हो, शिक्षा की खबर हो और तमाम क्षेत्र की खबरें हो? तो मनीष ये बताइए कि आज दिन भर राजधानी भोपाल में किन विषयों पर चर्चा होने वाली है और किन खबरों को लेकर चर्चा होने वाली है? मनीष। जी मनीष जी, देखिए आज तो काफी बड़े मुद्दे यहाँ पर है मध्य प्रदेश भोपाल में, जहाँ राजनीति पर भी चर्चा होने वाली जी है। और शिवराज सिंह चौहान जो आज पौधारोपण करने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होने वाली है। जी जो 3 साल पहले उन्होंने प्रण लिया था। और जी ग्वालियर संभाग से भी कुछ खबरें हैं जी मौसम को लेकर। जी तो सर, जैसा कि पहले मैं बात करना चाहूंगा राजनीति को लेकर। हम्म तो कांग्रेस में देखा जाए सरगर्मी काफी बढ़ गई है पिछले हफ्ते में। जो कमलनाथ को लेकर, उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर जो ये बातें चल रही थी जी कि वो बीजेपी में ज्वाइन हो रहे नहीं हो रहे, ये आरोप लगाए जा रहे थे। जी आज भी इसका मामला पूरा साफ नहीं हो पाया है। कल कहीं जी ना कहीं जीतू पटवारी ने इसको साफ कर दिया कि नहीं, कमलनाथ जी कांग्रेस में थे और है और रहेंगे। जी और अगर हम बात करें इनकी कि आज जो बड़ी बैठक बुलाने की बात की जीतू पटवारी ने किसी कार्यालय में, कि वो जी आज बड़ी बैठक बुलाएंगे और उसमें वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और चर्चा करेंगे आगे अगर चुनाव को लेकर, लोकसभा जी चुनाव को लेकर, कि इसमें किस तरह की मतलब राजनीति है, वो रणनीति बनाई जाए कि इसमें सफलता हम हासिल कर पाए। क्योंकि जो अभी कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, जी वो बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है कि कमलनाथ क्या चाहते हैं और आगे क्या होने वाला है। जीतू पटवारी जी इस पर चर्चा करने के लिए काफी लोगों को, मतलब वरिष्ठ नेताओं को बुलाते हैं और इस पर बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मनीष, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस प्रकार से बीजेपी में जाने की तमाम अटकलें कमलनाथ की रही और जिस प्रकार से नाटकीय अंदाज में ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा तो कभी जीतू पटवारी ये बयान देते रहे कि कमलनाथ जी कांग्रेस में है, रहेंगे, वो इंदिरा गांधी की तीसरे बेटे हैं, ये तमाम प्रकार की बातें कही गई। लेकिन एक भी बार कमलनाथ ने मीडिया के सामने आकर के अपना पक्ष नहीं रखा, उन्होंने सफाई नहीं दी, उन्होंने ये तक नहीं कहा कि नहीं मैं कांग्रेस से छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, और उन्होंने अपना पक्ष भी नहीं रखा है और इसका ठीकरा जो हो मीडिया पे फोड़ दिया। उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा से ये भी कहलवा दिया कि ये जो खबरें हैं बीजेपी में जाने की जो अटकल है वो मीडिया की उपज है। ये कहना कितना सही है? जी देखिए, पहले ही कमलनाथ ने इसको साफ कर दिया था कि देखिए बहुत सी बातें जो बीजेपी की तरफ से खड़ी की जाती है, उनको प्रवक्ताओं द्वारा खड़ी की जाती है। जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी, कमलनाथ ने जैसा कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो मेन मुद्दा है उससे हट के बात करना चाहती है। जैसे मेन मुद्दा है, कमलनाथ ने कहा था कि बेरोजगारी को लेकर है, जो जी कभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने इसका वो वो कॉन्फ्रेंस की थी, जी उसको लेकर सड़क पे उतरे थे। जी तो उस तरह से वो क्या करते हैं, उनका कमलनाथ का कहना है कि मेन मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक और मुद्दा यहाँ पे निकाला है और बताया है कि नहीं, कि कमलनाथ तो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। जी लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इसको साफ नहीं कमलनाथ ने किया है, ना ही कभी मीडिया से ये चर्चा में कहा है कि मैं बीजेपी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन जो अटकलों की धुंध है कहीं ना कहीं वो अभी साफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया, लगातार 2 दिनों से वो ही बयान दे रहे हैं। इसके पहले भी 3 दिन पहले जब उनसे ये चर्चा की गई तो उन्होंने ही खुद इस बात को और भी हवा दे दी कि नहीं, अब उनका बीजेपी में जाना लगभग तय हो चुका है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। कभी शाम 5 बजे का समय रखा गया और कभी कुछ समय रखा गया।
तो कुल मिलाकर ये कहें कि सज्जन सिंह वर्मा जो उनके खास माने जाते हैं, उन्होंने ही इस बात को हवा दी और अंत में जब बीजेपी से मैं जाने की बात नहीं बनी तो उन्होंने ये कह दिया कि ये मीडिया की उपज है। फिलहाल मैं इस खबर पर नहीं आना चाहूँगा। मनीष साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आज के ही दिन उन्होंने वृक्षारोपण का संकल्प लिया था। आज उनके संकल्प को 3 साल पूरे हो चुके हैं। वो दिन प्रतिदिन एक पेड़ जरूर लगाते हैं, तो इसको लेकर के क्या अपडेट है मनीष? जी जैसा कि 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नहीं, हम प्रतिदिन एक पौधारोपण करेंगे जी। और वो कार्यक्रम चलता रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे साल पूरे उसके हो गए हैं जी। जिससे उन्होंने आज रविंद्र भवन में कार्यक्रम रखा हुआ है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक जगत की काफी हस्तियां जुड़ेंगी, जिससे वो चर्चा करेंगे कि और कैसे हम अपने मध्य प्रदेश को सुंदर बना सकते हैं और पर्यावरण को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए वो जो उन्होंने 3 साल पहले संकल्प लिया था, उसको आज फिर से एक बार चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। मनीष, अंत में एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर क्या अपडेट है? मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज कैसा रहने वाला है मनीष? आज के मौसम में काफी जी आज तो काफी बेहतर है। देखिए भोपाल और इंदौर का जैसे मौसम है आज तो बिल्कुल साफ रहेगा जी। लेकिन ग्वालियर में हल्की फुल्की बारिश होने के आसार है। जैसे कि 21-22 तारीख को ऐसा मौसम विभाग से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि हो सकती है और बूंदाबांदी हो सकती है और कहीं ना कहीं से इसमें मतलब नमी बनी रहेगी मौसम में। लेकिन फिलहाल अगर भोपाल इंदौर की हम बात करें तो यहाँ 2 जगह का मौसम काफी साफ रहेगा। जी बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा। तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारी थी जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी। और बता दें कि जीतू पटवारी आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर की वो चर्चा करेंगे। और बता दें कि जो 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, किन सीटों पर किस नेता को उतारेंगे और उनका सियासी सफर को लेकर भी आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के ही दिन ये संकल्प लिया था कि मैं एक दिन में एक पेड़ जरूर लगाऊंगा। आज उनके इस संकल्प को 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस संकल्प के दौरान आज वो रविंद्र भवन में एक खास कार्यक्रम करेंगे जिनमें राजनीति की खास हस्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा जो आध्यात्मिक लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और वो ये इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे इस धरा को हरा भरा रखा जा सकता है। और सभी से वो लगातार अपील भी करते रहे हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएं और धरा को हरा भरा जरूर बनाएं। तो फिर से मैं उत्तराखंड की तरफ लौटना चाहूँगा। दीपक जी, आपका रुख करूँगा। उत्तराखंड में हल्द्वानी की बात है जहाँ पर जो यूसीसी लागू हुआ है वहाँ पर इसको लेकर के हल्द्वानी में चर्चा हुई और अब जो हल्द्वानी के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, इसके विरोध में कोर्ट का रुख करने वाले हैं। दीपक जी, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो 8 फरवरी को जो एक जो विवादित को तोड़ने के बाद जो बवाल शुरू हुआ था उसमें जो उपद्रवी थे उनके द्वारा जो है जो पुलिस कर्मी है, कुछ मीडिया कर्मी भी थे। इसके बाद जो है एक बड़ी घटना का एक विकराल रूप जिसे कहते हैं कि आगजनी से लेकर के संपत्ति नुकसान को लेकर मतलब इसमें कई लोग 5-7 लोगों की मौतें भी इसमें हुई हैं। तो उसके बाद जो है पूरा घटनाक्रम हुआ है। उस घटनाक्रम के बाद में जो स्थानीय लोग हैं तो उनके द्वारा जो है वाकई इसमें जो उनके जो अधिवक्ता हैं उनको जाकर जो इस चीज का विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो बात करें जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है बनपुरपुरा का, उसमें जो मेन मास्टरमाइंड है अब्दुल है जी, उसकी जो घर की कुर्की तक कर दी गई थी। उसके बाद अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वो फरार है, अभी तक जो है उसे पकड़ नहीं पाए। बड़ा सवाल ये है दीपक जी कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन हो या शासन हो, तमाम इंटेलिजेंस हो, उनको इस बात की जानकारी क्यों नहीं है कि जो मास्टरमाइंड है वो कहाँ है? क्या हमारा जो इंटेलिजेंस है इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम एक व्यक्ति की शिनाख्त भी ना कर सकें, हम ये भी ना जान सकें कि वो व्यक्ति कहाँ पर है? आखिर पुलिस कहाँ पर चूक कर रही है, कहाँ पुलिस से चूक हो रही है और क्यों वो मास्टरमाइंड अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है? दीपक जी। जी, सबसे बड़ी बात ये रही जो LIO की रिपोर्ट थी, जो पूरा घटनाक्रम था जी, जब प्रशासन की टीम जो विवादित स्थल कहें जो मदरसा था उसे तोड़ने की जा रही थी, जो LIO की रिपोर्ट थी वो 1 हफ्ते पहले उन्होंने जाहिर कर दिया पुलिस प्रशासन को कि भाई यहाँ जो है बहुत बड़ी सुगबुगाहट चल रही है। उसके बाद एक बड़ा लोगों के द्वारा
एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है, मगर उसके बावजूद भी जो है जो प्रशासन है वो कहीं ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, जब कोई धर्म से संबंधित मदरसा हो चाहे अन्य कोई स्थल कोई भी हो, तो उससे पहले जो उनके जो धर्मगुरु होते हैं उनको लेकर के बैठक की जाती है। तो जी बैठक बिल्कुल। अगर की जाती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उपद्रवी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो कोई मामला होता है, धर्म से संगठित कोई जो स्थल होता है अतिक्रमण में होता है, तो उसमें जो है वो लोग क्या करते हैं कि एक बवाल करने की कोशिश पूरी करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं चाहे वो कोई पार्टी की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं जो उसकी छवि धूमिल हो। तो सबसे बड़ी बात शासन प्रशासन कह रहे कि उससे पहले जो उन्हें जो एक बैठक करनी करनी चाहिए थी। बैठक करने के बाद में जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह का घटनाक्रम ना हो पाता। बात करें जो अब्दुल मलिक है, जो मेन मास्टरमाइंड है, सबसे बड़ी बात ये उसने जो मदरसा है उसके आसपास में जो बाग है उसने लीज पे ले रखा था। जी लीज की जो टाइमिंग थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। जी उसके बाद कहीं ना कहीं उसी का ये पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था कि इस तरीके से जो है उसके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को तूल तूल बढ़े, और कहीं ना कहीं जो इस मामले को लेकर सरकार की छवि कहीं ना कहीं खराब हो। अब इसको लेकर जो जो सरकार है, सरकार ने जो कुमाऊं कमिश्नर है दीपक रावत, जी उनको जो कम से कम 10 से 15 दिन के लिए जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अभी लगभग 7-8 दिन हुए हैं। अब कुमाऊं कमिश्नर जो दीपक रावत है उन्हें पूरे मामले में किस प्रकार ये कैसे घटनाक्रम हुआ, किस तरह किसकी क्या लापरवाही रही, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो 2 से 4 दिन के अंदर देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, जिस प्रकार से बनभूलपुरा में जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसके इनपुट पहले से ही पुलिस प्रशासन को लग चुके थे, इंटेलिजेंस को लग चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी घटना हुई, हिंसा हुई, इस बात को लेकर कि हर खास आम में, हर आम नागरिक में, जनता में ये बात आज भी चर्चा का विषय बनी है कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी जो घटना का मास्टरमाइंड है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है। ये सवाल भी लगातार बना हुआ है और प्रशासन के सामने ये सवाल मुहबाएं खड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की जो तारीख है वो तय हो चुकी है। 12 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। दीपक जी, इसके बारे में बताइए, कपाट खोलने का जो विधि विधान है, कैसे कपाट खोले जाते हैं और भगवान के दर्शन कब आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। दीपक जी। तो बिल्कुल जो बद्रीनाथ के कपाट हैं वो एक किसी की कोशिश कर दी गई है कि बद्रीनाथ जो कपाट हैं जी बड़ी धार्मिक पूजा अर्चना के साथ एक डोली निकाली जाती है। उसके जी बाद बड़ी विविध रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जी उसके बाद उसके कपाट खोल दिए जाते हैं। उसके बाद जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में जिनका इंतजार करते हैं, पूजा पाठ की जाती है, स्नान वहाँ किया जाता है। उसके बाद जो पुजारी हैं वो हल्के से जो उसके कपाट है उसको खोलते हैं। जी तो उसके बाद जो श्रद्धालु हैं मुख्य रूप से जो 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 समय का इंतजार करते हैं वो वहाँ पर इसका लाभ उठाते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए दीपक शर्मा जी, मनीष कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो हमने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की तमाम वो बड़ी खबरें जानी, जिनमें हमने जाना कि मध्य प्रदेश में आज की राजनीति में क्या होने वाला है, आज मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी खबर है जो ट्रेंडिंग में रहने वाली है, मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जो अखबार की सुर्खियां बनी, अखबार में हेडलाइंस बनी और हर खास फॉर्म के बीच में चर्चा का विषय रही। हमने ये भी जाना कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें थी, उनको कैसे नकारा गया, उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई और फिर उसको कैसे खारिज कर दिया गया। हमने ये भी जाना कि आज मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें इस बात की चर्चा भी होगी कि ये स्क्रिप्ट आखिर कैसी लिखी गई और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कि कांग्रेस की रणनीति कैसी होनी चाहिए, कौन उम्मीदवार होंगे जो कांग्रेस की तरफ से 29 लोकसभा सीटों पर उतरेंगे। हमने ये भी जाना कि कैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के ही दिन एक ऐसा संकल्प लिया जो आज भी उसे निभा रहे हैं और उसे निभाते निभाते आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक दिन में एक पेड़ जरूर लगाऊंगा और इस संकल्प को आज उनके 3 साल बीत चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने रविंद्र भवन में एक खास कार्यक्रम रखा है, जिनमें राजनीति से जुड़ी, अध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियां शामिल होंगी और उसमें ये भी चर्चा होगी कि कैसे हम इस धरा को हरा भरा रख सकते हैं। उत्तराखंड में हमने ये भी जाना कि उत्तराखंड का मौसम
कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ बारिश होगी, कहाँ कहाँ बर्फबारी होगी। इसके अलावा हमने बनभूलपुरा की घटना पर विस्तार से चर्चा की, किस प्रकार से बनभूलपुरा में घटना हुई, कैसे इसका मास्टरमाइंड ने इस घटना को अंजाम दिया और अभी भी जो मास्टरमाइंड है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल प्रशासन के सामने ये है कि आखिर वो पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से बाहर क्यों है और कब वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है और ये सवाल आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बता दें कि हम आज की प्रेस वार्ता को यहीं समाप्त करेंगे और आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको भी इस प्रकार की कोई खबरें आपके बीच में चर्चा का विषय है तो हमें ज़रूर बताएं। हम भी इस खास कार्यक्रम में उस खबर को पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।